एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारी सीरीज चल रही है बिजनेस मैनेजमेंट वाली। हमने यूनिट कवर करना स्टार्ट किया है जिसमें कुछ क्लासेस हो चुकी है और उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं, या कह दीजिए आप इन लोगों ने जो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए अप्रोचेस दी है, किसकी कौन सी थ्योरीज है, उनको आज हम कवर कर रहे हैं। जैसे कि आपको देख के ही पता लग गया होगा कि आज हम किसको कवर करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे FW टेलर की, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया। तो इसे स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये जो FW टेलर है उन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा अच्छे से। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे बोला जाता है? FW टेलर को। याद रहेगा, FW टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है। तो इन्होंने द साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट स्टार्टेड इन USA अराउंड 1900 एज अ रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ FW टेलर, who is also called the father of scientific management। अब इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए, उनको हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट उन्होंने दिया है कि रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब मेथड, यानी कि जो एक फैक्ट्री होती है या एक मैनेजमेंट में भी बोल सकते हैं कि रूल ऑफ थंब को रिप्लेस किया जाए। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन शुड बी यूज फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन इंस्टेड ऑफ बेसिंग डिसीजन ऑन ओपिनियन, इंस्टीट्यूशन और रूल ऑफ थंब। यानी कि ये इन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को यूज किया जाना चाहिए मैनेजरियल डिसीजन में, ना कि जो डिसीजन होते हैं ओपिनियन पे या रूल ऑफ थंब के जो डिसीजन होते हैं इंट्यूशन के बेसिस पे जो डिसीजन लिए जाते हैं, उनके बदले साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को यूज करना चाहिए मैनेजमेंट के लिए। सेकेंड उन्होंने बताया है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ सिलेक्शन। हर ऑर्गेनाइजेशन को एक साइंटिफिक सिस्टम का सिलेक्शन करना चाहिए, एक सिस्टम को जो कि साइंटिफिक हो, और उसको फॉलो करना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उन्होंने ये इसके साथ साथ ये भी बताया है कि कुछ जो सिलेक्टेड वर्कर्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाना चाहिए ताकि वो गलत तरीके से किसी भी कार्य को ना करे। इसके साथ में इन्होंने बताया है कि मैनेजमेंट ही रेस्पॉन्सिबल होता है साइंटिफिक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए। इसे पढ़ते हैं हम ताकि और अच्छे से इसे समझ पाए। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ सिलेक्शन। द सिलेक्टेड वर्कर्स आर टू बी ट्रेन टू अवॉइड रॉन्ग मेथड्स ऑफ वर्क। यानी कि सिलेक्टेड वर्कर्स को ट्रेन किया जाना चाहिए ताकि मेथड्स गलत ही यूज ना हो और अवॉइड हो रॉन्ग मेथड्स काम में। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने बोला है कि मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर साइंटिफिक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है साइंटिफिक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए, और ये सब कार्य एक मैनेजमेंट को करना चाहिए अपने वर्कर्स के साथ में। थर्ड उन्होंने बताया कि कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कि उनके जो लेबर है यानी कि उनका जो वर्कर्स है और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि मैनेजमेंट और जो वर्कर्स होंगे ना, उनका एक दूसरे के प्रति एक अच्छा एटीट्यूड रहेगा। ठीक है, देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में सहयोग, कोऑपरेशन, ठीक है, उन दोनों के बीच में संबंध, अच्छे संबंध होना, कोऑपरेशन होना बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट होता है। दिस रिक्वायर्स चेंज ऑफ मेंटल एटीट्यूड। इससे क्या होगा? मेंटल एटीट्यूड चेंज होगा वर्कर्स का और मैनेजमेंट का एक दूसरे के प्रति। टेलर कॉल्ड इट मेंटल रिवॉल्यूशन। टेलर ने इसे क्या बताया है? मेंटल रिवॉल्यूशन इसे बताया है। फोर्थ बात करता है मैक्सिमम आउटपुट के बारे में। मैक्सिमम आउटपुट इसका क्या मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट होते हैं और वर्कर को अचीव करना चाहिए अपना मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, इससे क्या होगा कि बोथ पार्टीज
अच्छे से वर्क करेगी, दोनों ही पार्टीज के लिए बेनिफिशियल होगा, और इससे क्या होगा, जो आउटपुट आएगा वो भी एक सोसाइटी के लिए, या मतलब हम बोल सकते हैं कि जिनके लिए काम करते हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम आउटपुट की यहाँ पे बात की है टेलर ने कि मैनेजमेंट एंड द वर्कर शुड ट्राई टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट। उन्हें ट्राई करना चाहिए कि वो मैक्सिमम आउटपुट को अचीव कर सके इन प्लेस ऑफ, ये प्लेस ऑफ है, ठीक है, इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, यानी कि रिस्ट्रिक्ट आउटपुट नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट ट्राई करना चाहिए उन्हें अचीव करने का। दिस विल बी बेनिफिशियल टू बोथ द पार्टीज, ये क्या होगा, बेनिफिशियल होगा दोनों पार्टीज के लिए, और इसके साथ साथ ये ऑल्सो बी इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, ये सोसाइटी के लिए भी इंटरेस्ट, यानी कि सोसाइटी के लिए भी फायदेमंद होगा। फिफ्थ उन्होंने बताया है इक्वल डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें उन्होंने बताया है कि मैनेजर हो या चाहे वर्कर्स हो, सबको इक्वल वर्क दिया जाना चाहिए, ठीक है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक मैनेजमेंट को होना चाहिए कि वर्कर्स को और जो मैनेजर्स है उनको बराबर वर्क दिया जाए। ठीक है, तो ये बोलता है कि देयर मस्ट बी इक्वल डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द मैनेजर एंड द वर्कर्स। इक्वल डिवीजन रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए मैनेजर और वर्कर, सभी वर्कर्स और मैनेजर में, ठीक है, मैनेजर में भी और वर्कर्स में भी। मैनेजमेंट शुड बी रेस्पॉन्सिबल, मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है प्लानिंग के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसके, वर्क जो काम होता है उसके प्रति, ठीक है। वेयर द वर्कर शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। इसमें ये बात की गई है कि मैनेजर को भी अपना काम करना चाहिए, वर्कर को भी अपना काम करना चाहिए, दोनों को रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अब यानी मैनेजर, यानी कि कंपनी के मैनेजमेंट जो करता है मैनेजर, उसे किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि उसे भाई अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए वर्क के साथ, वर्क का, ठीक है। इसके साथ में वर्कर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको जो वर्क दिया जाता है, जो इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के दिए जाते हैं, उसको फॉलो करके वो अपना वर्क को एग्जीक्यूट करे, ठीक है। तो ये थे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फर्स्ट हमने पढ़ा रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब मेथड, सेकंड हमने पढ़ा साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, थर्ड है कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, फोर्थ बात कर रहा है मैक्सिमम आउटपुट, फिफ्थ बात कर रहा है इक्वल डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं टेलर एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट या टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें बात की जा रही है, हमने वो तो पढ़ लिए, प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिए कि क्या क्या है, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, इसलिए इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं जो कि इन्होंने दी है। टेलर ने जो एलिमेंट्स बताए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, और जो इन्होंने टेक्निक बताई है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, उसमें सबसे पहले बात होती है साइंटिफिक टास्क सेटिंग्स, यानी कि एक स्टैंडर्ड टास्क सेट किया जाना चाहिए, गोल सेट होने चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो वर्कर होंगे वो अच्छे से पूरे दिन काम कर सकेंगे। मतलब उन्हें पहले से ही बता दिया जाना चाहिए कि क्या वर्क आज होने वाला है, या फिर टास्क आज उनके द्वारा क्या किया जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि इट इज द एसेंशियल टू सेट द स्टैंडर्ड टास्क विच एवरेज वर्कर शुड डू ड्यूरिंग अ वर्किंग डे, यानी कि उनको स्टैंडर्ड टास्क सेट किया जाना चाहिए ताकि जो एवरेज वर्कर होगा वो अपने हिसाब से अच्छे से पूरे दिन काम कर सकेगा। टेलर ने इसे क्या बताया, फेयर डेज वर्क, फेयर डेज वर्क, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे बात हो रही है वर्क स्टडी की, ठीक है। वर्क स्टडी इसमें क्या बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, सिस्टमेटिक, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल असेसमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें कुछ स्टडीज बताई गई हैं, कुछ ऑपरेशंस बताए गए हैं कि क्या क्या होने चाहिए, तो इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इट इम्प्लाइज एन ऑर्गेनाइज्ड, ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल असेसमेंट के बारे में बात की गई है वेरियस ऑपरेशन की, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट बात हो रही है मेथड स्टडी की। अब ये क्या बात करता है, दिस स्टडी इज कंडक्टेड टू नो द बेस्ट मेथड्स ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। ये क्या बताता है, ये बेस्ट मेथड है जो कि कंडक्ट किया गया है। इस स्टडी को कंडक्ट
दिस स्टडी कंडक्ट किस लिए की गई है ये स्टडी, ताकि बेस्ट मेथड होता है ये किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए, जो क्या है मेथड स्टडी। इससे क्या होता है कि इससे रिड्यूस होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय मटेरियल, ठीक है। इट्स हेल्प इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मटेरियल एंड ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, इंस्पेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड गुड्स। मेथड स्टडी किस पे बात करता है, इससे क्या होता है रिड्यूस होती है जो डिस्टेंस होती है ना ट्रेवल की, मटेरियल की, या फिर जो हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, इंस्पेक्शन होता है, स्टोरेज होती है, उन सबको ये रिड्यूस करता है। सेकंड बात करता है मोशन स्टडी पे। मोशन स्टडीज में बात होती है ऑपरेट ऑफ अ मशीन, मूवमेंट ऑफ एन ऑपरेटर और ऑफ अ मशीन या और अ मशीन, ठीक है। इसका क्या पर्पस होता है, ये एलिमिनेट करता है यूजलेस मोशंस को, जो फालतू के काम होते हैं उनको एलिमिनेट करता है, और बेस्ट जो मेथड होता है पर्टिकुलर जॉब करने को उसे ढूंढता है, ठीक है। इसके बाद में थर्ड ये किस पे बात करता है, टाइम स्टडी और वर्क मेजरमेंट। टाइम स्टडी पे और वर्क मेजरमेंट पे भी ये काम करता है, यानी कि टाइम स्टडी इज द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डू ईच एलिमेंट्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। टाइम स्टडी एक टेक्निक है जो क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, रिकॉर्ड करती है कि किस काम के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है। Through time study, the precise time required for each element of a main work is determined. It helps in fixing the standard time required to do a job, particular job. यानी कि ये क्या बताता है कि वर्क को मेजर करता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है, रिकॉर्ड करता है कि एक काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। यानी कि इससे क्या होगा कि हम हर एक व्यक्ति के वर्क को हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि ये बंदा इस इतने काम में, इतने वक्त में काम कर पा रहा है, इतने टाइम में कर पा रहा है। इससे क्या होगा, टाइम बचेगा, फास्ट काम होगा, और इससे क्या होगा, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इसको फिक्स करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम की उसमें हेल्प मिलेगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है एक जॉब के लिए। फोर्थ ये बात करता है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी क्या होती है, फिजिकल और मेंटल हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन वर्कर्स हेल्थ। फैटिग फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो होती है वो इफेक्ट करती है वर्कर की हेल्थ को और उसकी एफिशिएंसी को। और फैटिग स्टडी क्या हेल्प करता है, हेल्प करता है रिड्यूस करने में फैटिग किसके बीच में, वर्कर्स के बीच में। अब हमने फर्स्ट पढ़ लिया था साइंटिफिक टास्क सेटिंग, सेकंड पढ़ा था वर्क स्टडी जिसके अंदर हमने फोर्थ पॉइंट को कवर किया, और अब हम थर्ड पढ़ेंगे प्लानिंग द टास्क। टेलर ने बताया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नीड होती है कि वर्क को प्लान कर दिया जाए। इससे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हो पाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में वर्कर क्या होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं वो उनको मतलब उन्हें पूछना नहीं पड़ता, उन्हें खुद से चूज नहीं करना पड़ता कि उन्हें क्या काम करना है क्या नहीं करना, ठीक है। और उनके लिए इजी गोइंग हो जाता है वर्क, ठीक है। तो इसी में ये बात कर रहा है कि टेलर एम्फेसाइज द नीड फॉर प्लानिंग वर्क, ठीक है। ही एडवोकेटेड दैट प्लानिंग फंक्शन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव फंक्शन, यानी कि प्लानिंग फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन दोनों को सेपरेट किया जाना चाहिए, सेपरेट होने चाहिए दोनों फंक्शंस। वर्कर शुड not be asked to choose their own method and decide what they have to do. वर्कर को खुद से कुछ वर्क को चूज नहीं करने दिया जाना चाहिए, उनके लिए खुद से ही मेथड्स डिसाइड किए जाने चाहिए। द डिटेल प्लानिंग शुड बी डन बाय द प्लानिंग डिपार्टमेंट, और ये सब काम, ये सब डिटेल में प्लानिंग किसके द्वारा की जाएगी, प्लानिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। फोर्थ बता रहा है ये स्टैंडर्डाइजेशन। टेलर ने इसके अंदर बात की है कि टूल्स और जो इक्विपमेंट होते हैं वो स्टैंडर्ड होने चाहिए ताकि काम अच्छे से हो, वर्किंग इन्वायरमेंट और मेथड्स अच्छे से हो, प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी वर्कर्स कर पाए। टेलर्स एडवोकेट द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट फॉर सिस्टम एंड सेवरल वर्क अदर आइटम, ठीक है। इसके बारे में बताता है कि स्टैंडर्डाइजेशन होने चाहिए ये सब चीजें, ये सब आइटम। इससे क्या होगा, एफर्ट शुड बी मेड टू प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड वर्किंग एनवायरनमेंट एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन टू द वर्कर। इससे क्या होगा, एफर्ट्स जो होंगे वो प्रोवाइड होंगे, स्टैंडर्डाइज प्रोवाइड, जब ये सब स्टैंडर्डाइज होगा तो वर्किंग एनवायरनमेंट भी स्टैंडर्डाइज्ड होगा और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन जो होंगे वो अच्छे होंगे और वर्कर्स अच्छे से काम कर पाएगा। फिफ्थ बताता है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग के बारे में।
ठीक है, इसमें उन्होंने बताया है कि मतलब राइट जॉब पे राइट व्यक्ति का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि मैनेजमेंट शुड अडॉप्ट साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर सो दैट द राइट मैन आर सिलेक्टेड फॉर द राइट जॉब। यानी कि मैनेजमेंट को साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि सही जगह पर सही व्यक्ति सिलेक्ट हो सके। वर्कर शुड बी स्पेसिफिकली ट्रेन्ड फॉर द जॉब्स दे आर अपॉइंटेड सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर जॉब इफेक्टिवली। इससे क्या होगा, वर्कर स्पेसिफिकली उनको ट्रेनिंग दे दी जाएगी ताकि वो अपना काम अच्छे से कर पाए, उन्हें किसी भी तरह की नीड ना हो और वो ऑलरेडी उसमें स्पेसिफाइड ट्रेंड होंगे जो उसके लिए बेटर होगा। ठीक है, इसलिए जो जिस काम में निपुण होता है, जो कहा जाता है, उसको उसी काम में करना चाहिए और उसी काम के लिए उसे लिया भी जाना चाहिए। 6 बात करता है डिफरेंशियल पीस वेज प्लान पे। इसमें क्या बताया गया है कि इसको टेलर ने सजेस्ट किया कि टू अट्रैक्ट हाईली एफिशिएंट वर्कर अंडर दिस प्लान देयर आर 2 पीस वर्कर रेट्स, वन लोअर एंड अनदर हायर। द स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी इज डिटरमाइंड आइदर इन टर्म्स ऑफ टाइम और आउटपुट बेस्ड ऑन टाइम एंड मोशन स्टडी। इफ अ वर्कर finishes work within standard time or produce more than the standard output within the standard time, he will begin higher piece rate. On the other hand, if a worker is below the standard, he shall, मतलब इसमें क्या बताया गया है कि उनको उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से उनको उनकी सैलरी दी जानी चाहिए, उनको अच्छी वेजेस दी जानी चाहिए। तो इसमें उन्होंने 2 पीस वर्क रेट के बारे में बात की, एक तो लोअर और एक हायर के बारे में, कि अगर एक व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, अपने स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा काम कर रहा है, तो उसको स्टैंडर्ड टाइम का हायर पीस रेट दिया जाना चाहिए, और अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसे नहीं दिया जाएगा, उसका जो नॉर्मल होगा वो उसे दिया जाएगा। 7 बात करता है इसका स्पेशलाइजेशन या फंक्शनल फोरमैनशिप। यानी कि टेलर है सजेस्ट दैट द प्रोडक्शन वर्क इन अ प्रोडक्शन यूनिट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मतलब क्या होना चाहिए, फंक्शनल फोरमैनशिप, स्पेशलाइजेशन किया जाना चाहिए वर्क के प्रोडक्शन को। यानी कि फर्स्ट होना चाहिए प्लानिंग और सेकंड होना चाहिए प्रोडक्शन। तो इसमें ये बताए गए हैं दोनों के बारे में, एक प्लानिंग ऑफिसर होना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफिसर होना चाहिए। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है प्लानिंग में क्या क्या आता है, प्रोडक्शन में क्या क्या आता है। तो प्लानिंग ऑफिसर में आता है रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनियर। प्रोडक्शन ऑफिसर में आता है स्पीड बोट, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। ये भी यहीं पर भी ये चीज दी हुई है। सो ये थी आज की हमारी क्लास, इसमें हमने सब कुछ अच्छे से कवर किया FW टेलर की साइंटिफिक अप्रोच को। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।